राम राम दोस्तों, मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेल्ट ड्राइव। हिंदी में कहें तो हम उसे पट्टा चालन कह सकते हैं। अब बेल्ट ड्राइव क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी टर्म्स है जो हमें बेल्ट ड्राइव पढ़ने के लिए पहले सीख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक अर्थात बेल्ट ड्राइव। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? बेल्ट ड्राइव। ठीक है। अब बेल्ट ड्राइव क्या होती है साहब? पट्टा चालन। पट्टा चालन कुछ नहीं होता। आपने सबने अपन गेहूं पिसाने जाते हैं, आटा की चक्की देखी है? बिल्कुल देखी होगी। वो क्या होता है, देखा, इधर इंजन लगा हुआ होगा आपका या मोटर लगी हुई होगी और यहाँ से वो चक्की घुमा रहा होगा। ये जो पट्टा जाता है ना, बस इस पट्टे को ही बेल्ट बोला जाता है। ठीक है। किसी ने आपने आटा चक्की पे देखा होगा, किसी ने कुएं से जब वो पानी निकाला जाता है तो इंजन से जब चलाया जाता है तो ये पुली घुमाई जाती है, वहाँ पर देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा आपने, मशीनरी में देखा होगा। तो यही बेल्ट ड्राइव है, इसे ही हम पढ़ने जाएंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि इस बेल्ट ड्राइव का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहली बात कि क्यों किया जाता है, तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन अर्थात शक्ति पारेषण में। जब एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर हमको पावर पहुंचानी हो, पावर ट्रांसमिट करनी हो, तो हम इस बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं। सब इसका बेल्ट ड्राइव का उपयोग क्यों करते हैं? हमने तो देखा था या पढ़ा था कि इसमें तो गियर काम में आते हैं। तो देखो कारण क्या है कि सपोज आपके पास एक शाफ्ट यहाँ पर है, यह है मेरी शाफ्ट 1 और आपको पावर लेके जानी है। यहाँ पर एक दूसरी शाफ्ट है जिसका नाम है शाफ्ट 2। तो जब ये दोनों शाफ्ट दूरी पर होती हैं, अब दूरी पर होती है, अब मैंने ये देखा था कि यहाँ पे एक शाफ्ट है और यहाँ पे दूसरी शाफ्ट पे पावर ले जाना है, तो मैं बीच में कोई गियर लगा देता था। ठीक है। तो मेरी क्या हो जाती थी, इससे ये इसको घुमाता था और फिर ये क्या करता था, ये ऐसे घूमेगा तो ये इसको घुमाता था। मतलब पावर पहुँच गई। ये वाला था गियर सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में जब दूरी अधिक हो, अगर मैं गियर लगाऊंगा तो एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, तो इसमें मेरे पास दो केस हो सकते हैं। गियर लगाने के केस में, गियर लगाने के क्या इसमें क्या केस हो सकते हैं? सपोज ये मेरी नंबर 1 शाफ्ट है, या तो मैं छोटे छोटे गियर लगाऊं तो मेरे गियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सब मेटल के होते हैं, तो मेरे पास एक तो क्या हो जाएगा, मेरा जो भी मशीनरी का होगा उसका वेट बढ़ जाएगा, पहली बात। ठीक है। और अनावश्यक ये मेरा खर्चा भी तो हो रहा है भाई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, वेट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब जब ये 2 शाफ्ट चलानी है मुझे, लेकिन ये तो अनावश्यक रूप से चलाने पड़ रहे हैं, मजबूरी है मेरी। मेरा मकसद इनको चलाना नहीं, मेरा मकसद तो नंबर 1 से नंबर 2 को चलाना है। तो ये सब चल रहे हैं, तो इनका जो मेंटेनेंस है वो भी बढ़ गया, लुब्रिकेशन वगैरह सबका करना पड़ेगा। कहाँ 2 का करना पड़ता, कहाँ सबका करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि इस केस में ये नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये कि साहब हम सर ऐसा करें ना कि इन सब का मेंटेनेंस नहीं करना पड़े, हम कोई 2 गियर लगा दें। एक गियर तो इससे टच हो रहा होगा और एक गियर इससे टच हो रहा होगा, 2 गियर लगा दिए। अब अगर कोई एक बच्चा समझदार बोलेगा सर 2 भी क्यों लगाएं, अपन एक ही गियर लगा देते हैं ना। लगा दो एक ही गियर। अब एक गियर अगर आप लगाते हो तो अब आप इस गियर की साइज़ देखो। ज़रूरी थोड़ी ना है हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल हो भाई। ये एक शाफ्ट एक इसको तो घुमा देगी और ये जब घूमेगा ये इसको भी घुमा देगा, लेकिन इसका साइज़ देखो। क्या मशीनरी में ज़रूरी है कि इतना साइज़ उपलब्ध हो? साइज़ छोड़ो, इस गियर का साइज़ के साथ आप आकलन लगा सकते हो कि इसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा आएगी। इसका साइज़ बड़ा है तो ये महंगा भी आएगा, तो वज़न भी ज़्यादा रहेगा। तो जो पहले की समस्याएं थी वो समस्याएं तो यहाँ पर भी है। सिर्फ एक समस्या कम हुई कि भाई पहले 10 छोटे छोटे गियर का लुब्रिकेशन करना पड़ रहा था, अब एक का करना पड़ेगा, लेकिन समस्या तो है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए जो नया मार्ग खोजा गया वो था बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव क्या था कि साहब आप क्या करो, एक शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट के बीच में ना पट्टा लगा दो। अब पट्टे के कारण क्या होगा, ये पहला वाला जो मेरे ड्राइव होगी या शाफ्ट होगी उस पट्टे को घुमाएगी और ये पट्टा जाके क्या करेगा, मेरी दूसरे नंबर की जो शाफ्ट है उसे घुमा देगा। तो मेरा काम हो गया। अब पट्टे लगाने के कारण पट्टे में ज़्यादा वेट भी नहीं है, पट्टे की कॉस्टिंग ज़्यादा होती भी नहीं है, पट्टे का मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी टूट गया, ख़राब हो गया, रिप्लेस कर दो, ईजी है, कॉस्टिंग भी इतनी महंगी नहीं है। तो वहाँ पर बेल्ट ड्राइव पिक्चर में आई। अब दूसरी बात ये तो आगे साहब कि बेल्ट ड्राइव हम काम में कहाँ पर लेते हैं, जहाँ पे क्या हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट होता है कि शाफ्ट मेरी दूर हो और मेरे को पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे तो पावर ट्रांसमिशन में कर लेते साथ। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट ड्राइव काम में आता है? तो आमतौर पर मेरे पास टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव में मैं जाता हूँ, टाइप ऑफ बेल्ट। अब मैं बेल्ट पे आ गया।
अब देखो बेल्ट में मेरे पास आमतौर पे आपको जो ये पट्टा था ना, जो मैंने दोनों घिल्लियों पे लपेटा था, ये आमतौर पे मुझे 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो मुझे मिलता है आयताकार रेक्टेंगुलर, जिसको रेक्टेंगुलर बेल्ट बोल सकते हो आप, बेल्ट, ठीक है। दूसरा मुझे मिलता है वी बेल्ट, ये होता है चतुर्भुजाकार, ठीक है। और एक होता है मेरे पास रोप, या जिसको हम रस्सा भी बोलते हैं, रस्सा, रस्सी, कुछ भी। अब जो आयताकार बेल्ट होगी उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन, अगर देखो ये मेरी बेल्ट लिपट रही है, ठीक है, ये बेल्ट लिपट रही है, अगर मैं इसको काटूं और इसको साइड में से देखूं, उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, तो इस केस में तो आता है इसका क्रॉस सेक्शन पट्टे का आयताकार, ठीक है। और इस केस में आता है इसका वी बेल्ट है ना, तो पहले तो आप इसका एक वी बनाओ, बना लिया सर, वी बना लिया, अब क्या करें, वी बना लिया तो आप अब पूरा वी तो नहीं आएगा काम में, इसका एक कट सेक्शन आता है, इस प्रकार का क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है किसमें, हमारे वी बेल्ट में। तो देखो तो एक तरीके से चतुर्भुज ही बन रहा है, ये तो वी बनता है लेकिन बेल्ट तो मेरी इतनी ही होती है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे, इस एंगल का भी रोल होता है, इस एंगल को आप 2 अल्फा मान लो, क्या रोल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और जो रोप, रस्सी, इस प्रकार की बेल्ट यूज़ की जाती है, उसका आयत सर्कुलर सेक्शन आएगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कैसा आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि जब पुली पर चलेगी, सब यहाँ पे चलेगी, तो कौन से वाली सरफेस इनकी कांटेक्ट में रहेगी। तो रेक्टेंगुलर बेल्ट में, आयताकार में, तो जो नीचे की सरफेस है ना, सिर्फ ये सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा। वी बेल्ट में जो मेरे ग्रूव्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं पुली फंसाने के लिए, तो मेरा ये वाला एरिया कांटेक्ट में रहेगा, मतलब ऊपर की भुजा छोड़ दो तो शेष तीनों भुजाएं मेरी कांटेक्ट में रहेंगी। और सर्कुलर सेक्शन में भी मेरे क्या होता है, थोड़ा सा ग्रूव ऐसे बने हो सकता है, तो मेरे क्या है, ये वाला तकरीबन आधा सर्कल मेरे क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा पुली के साथ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में तो केवल एक भुजा कितनी में से, 4 में से संपर्क बना रही थी, लेकिन आयताकार में या वी बेल्ट, चतुर्भुजाकार में या वी बेल्ट में 3 भुजाएं 4 में से क्या बना रही हैं, कांटेक्ट बना रही है। मतलब इसमें संपर्क का क्षेत्रफल ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट आएगा कहां पर, कि जहां पर मॉडरेट या लाइट, मतलब कम पावर ट्रांसमिट करने की जरूरत हो, या मध्यम मान तक, लाइट से मॉडरेट तक आपको पावर ट्रांसमिशन की जरूरत हो, तो आप फ्लैट बेल्ट काम में ले लें, आयताकार बेल्ट काम में ले लें, रेक्टेंगुलर बेल्ट बोल सकते हो आप इसको, फ्लैट बेल्ट भी सही बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पर आप ये काम में ले सकते हो। और जहां आपको पावर ट्रांसमिशन मॉडरेट से अधिक या थोड़ी ज्यादा पावर ट्रांसमिशन की जरूरत है, वहां आप इसको काम में लो। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया या कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस एरिया, मतलब हाँ, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसके कारण इस पर फ्रिक्शन ज्यादा आता है। फ्रिक्शन ज्यादा आने के कारण ये ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाता है। आगे समझेंगे इन बातों को। फिलहाल हमने टाइप बेल्ट ड्राइव क्या होती है, ठीक है ना, और क्यों काम में ली जाती है, और उसके अतिरिक्त इस पे बेल्ट के क्या क्या प्रकार होते हैं वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में कुछ और जानकारी क्या, कि साहब मेरी जो ये बेल्ट ड्राइव है ना, ये पॉजिटिव टाइप की ड्राइव नहीं है। पॉजिटिव टाइप की ड्राइव क्या होती है साहब, देखो, जो एक शाफ्ट से जब मैं दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करूंगा तो वेलोसिटी रेशियो होता है। वेलोसिटी रेशियो आमतौर पर क्या होता है, इसकी आरपीएम या इसकी स्पीड आप v2/v1 बोल दो, आप n2/n1 बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, ω2/ω1 बोल दो, ठीक है, ω2/ω1 बोल दो। अगर ये फिक्स है तो क्या है, पॉजिटिव टाइप ड्राइव है, ठीक है। लेकिन बेल्ट ड्राइव मेरी क्या है, पॉजिटिव टाइप की ड्राइव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो है स्लिप, बेल्ट स्लिप होती है, ठीक है ना, और दूसरा है क्रीप, बेल्ट का क्रीप होना। इसके कारण क्या होता है, ये वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। क्या होता है, ये जब टर्म्स आएंगी तब हम जानेंगे इनको विस्तार से। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि इन 2 कारणों से मेरी ये पॉजिटिव टाइप की ड्राइव नहीं है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। इसलिए जहां वेलोसिटी रेशियो मुझे कांस्टेंट रखना है वहां पर मैं बेल्ट यूज नहीं कर सकता हूं। फिर किसी बालक के मन में प्रश्न उठा कि सर अगर आप बेल्ट यूज नहीं कर सकते हो
तो पॉजिटिव टाइप में क्या है, पॉजिटिव टाइप में हमारे पास मैंने पढ़ा था गियर है। गियर हमेशा वेलोसिटी रेशियो को फिक्स बनाए रखते हैं। तो सर फिर तो हमारे पास मतलब या तो हमें गियर ही लगाना पड़ेगा, तो वो तो वही समस्या आ गई कि या तो बड़ा गियर लगाओ जो आपने बोला था, या फिर छोटे छोटे कई सारे गियर लगाओ, तो कॉस्टिंग मेंटेनेंस वही वाला खर्चा आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जब हम आगे जाएंगे ना, तो स्लिप का मकसद मैं बता देता हूँ आपको सरल भाषाओं में। आपने जब ये चक्की वाला उदाहरण लेते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि ये पट्टा ना पुली के ऊपर फिसलता रहता है। मतलब ये पुली तो कम स्पीड से घूम रही है और पट्टा फिसल के जल्दी आ गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसी चीज़ को हम स्लिप बोलते हैं। तो ये स्लिप होने से क्या होता है कि इसके घूमने की रफ्तार के कारण इसको जिस रफ्तार से घूमना था वो रफ्तार फिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि अगर पट्टा स्लिप होके आ गया तो इसकी स्पीड और पट्टे की स्पीड में अंतर आ गया स्वाभाविक रूप से, और इस कारण इनका वेलोसिटी रेशियो बिगड़ता है। तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी रेशियो बना रहे हैं कि इसके अनुसार और इसका जो वेलोसिटी रेशियो या इसकी तुलना में इसका जो अनुपात होना चाहिए वेलोसिटी का वो फिक्स रहे। मतलब ये जो स्लिप है मैं इसको रोक दूं किसी ना किसी तरीके से, तो रोक दूं मतलब मैं फ्रिक्शन बना दूं, और फ्रिक्शन बनाने के लिए बेस्ट यूज क्या है, इन्होंने बेस्ट जुगाड़ क्या निकाला कि आप यहां तो लगा दो गियर, पुली पे तो गियर लगा दिया, और आप ये सिंपल जो बेल्ट यूज कर रहे थे इस बेल्ट की जगह यूज कर लो चेन। तो चेन में तो ग्रूव्स रहेंगे ना, अब वो ग्रूव्स तो इन खांचों में ही फंसेंगे। अब ये खांचों पे से तो फिसल के जाने से रहे, क्योंकि ग्रूव में एक बार अगर कोई टीथ आ गया तो वो फिसल तो नहीं सकता, तो फिसल नहीं सकता तो स्लिप खत्म तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि दूर रहेंगे और इसके कारण स्लिप होता है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो हमारे पास केवल और केवल गियर ही इलाज बचता है। उस केस में हमारे पास इलाज क्या आ जाता है, आप बेल्ट की जगह चेन काम में ले लो। चेन थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसमें लुब्रिकेशन वगैरह की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन चेन के अपने फायदे भी हैं कि इससे बेल्ट की तुलना के मान से भी ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट उदाहरण है क्या, आपकी मोटरसाइकिल या बाइक में क्या होता है साहब, बाइक में ये इंजन है और ये पीछे के टायर का चक्का है, इनके बीच में किसी ने पट्टा देखा है क्या आज तक? नहीं देखा। क्या देखिए, चेन ही तो देखिए। चेन क्यों लगाते हैं, पट्टा क्यों नहीं लगाते? चेन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लोड की रिक्वायरमेंट है, पावर ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है। अगर हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट फिसल के जाएगी, स्लिप होगा, ठीक है ना। ये स्लिप में पढ़ेंगे हम कि स्लिप कब होता है, क्यों होता है, पर चेन क्यों लगाई जाती है, क्योंकि मुझे पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया बेल्ट के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। अब टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव अर्थात पट्टा चालन के प्रकार। पट्टा चालन के कौन कौन से प्रकार है? देखो मुख्यतः मेरे पास पट्टा चालन के दो प्रकार हैं। एक तो आता है ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, और दूसरा आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं खुला पट्टा चालन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रॉस पट्टा चालन या तिरछा पट्टा चालन, ठीक है ना। अब क्या है, दोनों चित्र बना लेते हैं हम साहब। ये है दो घिरनियाँ, एक और दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यहाँ पर है दो घिरनियाँ, ये एक ये दो। अब अगर क्या है, मैं इन दोनों घिरनियों को पट्टे के माध्यम से ऐसे जोड़ दूं, तो आप एक तरीके से देखिए, अगर ये कोई जबड़ा होता तो ये मुंह खुला हुआ है, इसी प्रकार से आप इधर के केस में देखिए ये मुंह खुला हुआ है, तो इसको तो बोलते हैं खुला पट्टा चालन। अगर आप इसको जबड़ा स्वीकारें तो एक तरीके से जबड़ा खुला हुआ है ना, पट्टे ऐसे हैं। तो और इस केस में क्या होता है, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता उल्टा, तो इस केस में देखो ये आपने ये तिरछे हो गए ना, बंद हो गए, और इसमें भी क्या हो गया, तिरछे हो गए, बंद हो गए। तो क्लोज या क्रॉस बोल सकते हैं हम। क्रॉस तो इसलिए कि ये क्रॉस हो रहे हैं, ये ओपन किस लिए, क्योंकि एक तरीके से इसमें ये खुला हुआ है, ठीक है ना। कोई भी ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ओपन पट्टा चालन, और इस प्रकार के जो विन्यास होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पट्टा चालन, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, समझ लिया। अब क्या अंतर है साहब इन दोनों में? पहली बात कि इसमें देखो, मुझे बताओ, अगर ये पहली वाली चरखी या पहली वाली पुली मेरी ऐसे घूम रही होगी तो ये बेल्ट कैसे जा रही है, ऐसे, तो ये बेल्ट ऐसे जाएगी, तो ये बेल्ट कैसे घुमाएगी, इसको ऐसे घुमाएगी, ये बेल्ट किधर आ जाएगी, ऐसे। तो इसका डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जरा ये बताना, ये भी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। मतलब ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलीज, दोनों घिरनियां एक ही दिशा में घूमती है, समान दिशा में घूर्णन करती हैं। इधर आओ क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, मैंने इसको वैसे ही घुमाया जैसे इस केस में घूम रहा था, क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, क्लॉकवाइज। अब ये बेल्ट आएगी ऐसे, अब ये बेल्ट ऐसे आएगी ना, तो इस पट्टे को कैसे, इस पुली को कैसे घुमाएगी, ऐसे, और ये फिर बेल्ट इधर आ गई और ऐसे घूम गई। अब बताओ ये क्लॉकवाइज और ये कैसे घूम रही है, ऐसे। ये कौन सी दिशा है, वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्रॉस पट्टा चालन में दोनों जो पुलिस हैं, दोनों घिरनियां विपरीत दिशा में घूर्णन करती हैं। समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करती है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, ओपन बेल्ट ड्राइव के द्वारा कम शक्ति का ट्रांसमिशन किया जाता है, कम पावर ट्रांसमिट की जा सकती है, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव के द्वारा थोड़ी इसकी तुलना में ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। उसका कारण यही स्पष्ट कर देता हूँ। देखो ये जब बेल्ट जा रही है, मान लो ये आपका ड्राइवर है, नंबर 1 ड्राइवर है और नंबर 2 ड्रिवन है। सपोज ये चला रहा है और ये चल रहा है इसके चलाने के बाद, अब ये चला रहा है, तो अब ये इधर से खींच रहा है ना, तो ये खींच रहा है, तो यहाँ से खींच रहा है, लेकिन पट्टा कितना खींचा हुआ आ रहा है, इतना पट्टा खींचा हुआ आ रहा है भाई। ये पीछे का पट्टा जो आ रहा है ये टच में ही नहीं है, तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वही कोशिश कर रहा है इस नंबर 2 की पुली को घुमाने के। इतना जो टच में है वही तो, ये हवा में वो थोड़ी ना घुमाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ इतने एरिया पर ये दम लगा पा रहा है घुमाने के लिए। लेकिन क्रॉस में क्या कर रहा है, देखो ये एक नंबर खींच रहा है, एक नंबर कहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, ये देखो आप यहाँ पे छोड़ रहा है, मतलब ये इतने एरिया पे काम कर रहा है इसको खींचने के लिए। अब मुझे बताओ किसमें एरिया ज़्यादा है, 2 में या 1 में? साफ साफ दिख रहा है क्रॉस पट्टा चालन में ज़्यादा एरिया अवेलेबल है अपना, मतलब फ्रिक्शन सरफेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा तो ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगी। इस कारण से क्रॉस पट्टा चालन की क्षमता ओपन पट्टा चालन या ओपन बेल्ट ड्राइव की तुलना में अधिक होती है, पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक इनके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। आगे आएगा ये जो पट्टे की लंबाई होती है ना, जो पट्टा लिपटा हुआ है, ठीक है ना, इस पट्टे की लंबाई क्या होती है, तो इन दोनों केसेस में अलग अलग है। अगर मैं इसको त्रिज्या को R1 बोल दूं, इसकी त्रिज्या को R2 बोल दूं और दोनों सेंटर की मध्य की दूरी को Y बोल दूं, इधर भी वही Y है, इधर भी वही Y, तो उस केस में ओपन पट्टा चालन में जो फॉर्मूला आता है पट्टे का वो कितना आता है, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2Y प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन Y। ये आता है खुला पट्टा चालन या ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए बेल्ट की लेंथ। यही वाली लेंथ इसमें क्रॉस में कितनी आती है, यही वाली लेंथ आती है क्रॉस में R1 प्लस R2 प्लस 2Y। यहाँ तक कोई अंतर नहीं है, 2Y तक सेम है फॉर्मूला, बस इसमें क्या होगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन Y। जो यहाँ माइनस था वो यहाँ पर प्लस हो जाता है, सिर्फ इतना सा अंतर है, ठीक है। बाद में इनके डेरिवेशंस भी कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन फॉर्मूलाज पर कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका डेरिवेशन हम सेपरेटली देखेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला ओपन और क्रॉस के केस में होता है। तो हमने टाइप्स ऑफ जो बेल्ट ड्राइव थे वो देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो की ओर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके साथ साथ जब हम टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव बता रहे थे तो ये तो थी मुख्य रूप से बेल्ट ड्राइव के प्रकार, लेकिन आपको कई जगह कंपाउंड बेल्ट ड्राइव भी देखने को मिल सकती है। कंपाउंड मतलब जरूरी थोड़ी ना बेल्ट कोई ऐसे ही लगाएगा, बेल्ट तो कोई कैसे भी लगा सकता है ना, क्योंकि भाई मैं एक पुली से मुझे अगर 2 पुलियाँ घुमानी है, एक मुझे ये भी पुली घुमानी है, एक मुझे ये भी पुली घुमानी है, तो मैं ये मेरी ड्राइवर पुली है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, मैं यूँ पट्टा खींच के उसी पट्टे को इससे लपेटते हुए ऐसे लाऊं, कर सकता हूँ ना मैं काम। तो इससे मैंने इसको भी घुमाया, इसको भी घुमाया, तो ऐसा भी विन्यास हो सकता है। इस केस में इसको ओपन बेल्ट ड्राइव डायरेक्टली मत बोलना, क्योंकि हमने वो नाम केवल 2 पुलिस के केस में दिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं। कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि ये एक गिरनी है, उससे आप दूसरी गिरनी को घुमा रहे हो। घुमा दिया साहब, घुमा दिया सर, 1 नंबर से आपने घुमा दिया 2 नंबर को, ठीक है सर। अब 2 नंबर वाली शाफ्ट पे ही एक और गिरनी लगी हुई है, उससे आप 3 नंबर को घुमा रहे हो। अब ये तो है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। अब देखना 1 नंबर चली, 1 नंबर ऐसे चल रही है, तो 1 नंबर के चलने के कारण ये पट्टा कैसे चल रहा होगा, ऐसा, तो ये वाली गिरनी कैसे चलेगी, 2 नंबर भी ऐसे चलेगी। अब 2 नंबर और 3 नंबर सेम शाफ्ट पर है, मतलब कंपाउंड गियर्स पड़े थे हमने, वही वाला हाल यहाँ पर है। तो दोनों गिरनियाँ एक शाफ्ट पर है, तो ये ऐसे घूम रही है तो उसी रफ्तार से
3 नंबर ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे घूमेगी, और ये पट्टा ये कैसे घुमा के लाएगा, ऐसे। तो इस प्रकार के विन्यास को कंपाउंड बेल्ट ड्राइव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे कई सारे विन्यास मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बेल्ट ड्राइव के हमारे पास 2 ही टाइप हैं, क्रॉस और ओपन। मैंने आपको बता दिया, ऐसे कुछ भी कितने भी देखने को मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उस प्रकार से लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बेल्ट ड्राइव में ही हमारा जो अगला टॉपिक है। बेल्ट ड्राइव को आगे समझने के लिए हमको जो जानना पड़ेगा वो होगा हमारा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है साहब? वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर 2 बेल्ट ड्राइव घूम रही है मेरी, मैं वापस बार बार एक चित्र बना रहा हूँ, मैं जहाँ ये चित्र बना रहा हूँ जरूरी नहीं है ये इसके लिए एप्लीकेबल है, यही चीज़ आपकी क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना, मैं कई जगह एक ही चित्र बनाऊंगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? इसको मैं VR वेग अनुपात VR से अधिकतर रिप्रेजेंट करूँगा, लिखूँगा। ये होता है साहब आपका जो चालित होता है, चालित का वेग बटा चालक का वेग, चालक का वेग। इंग्लिश में बोलो तो जो ड्रिवन पुली होगी उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड अपॉन ड्राइवर की स्पीड, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, VER। अब इस केस में मैं इसको एक बार चालक मान लेता हूँ, इसको नंबर 1 मान लेता हूँ, मेरा ड्राइवर है ये, और इसको नंबर 2 मान लेता हूँ, ड्रिवन, VEN। ये ड्राइवर है, ये घुमा रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पुली कैसे जाएगी? ऐसे, और ये इसको कैसे घुमाएगी? ऐसे घुमाएगी। ये मेरी 2 नंबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इन दोनों में, अब ये 1 नंबर है, अगर 1 नंबर की स्पीड मेरी कितनी है साहब? 1 नंबर की स्पीड में N1 मान लूँ, N1, इसकी स्पीड में मान लेता हूँ N2, कोई आपत्ति नहीं है। इस चित्र को मिटा देता हूँ, अनावश्यक है, कोई काम का नहीं है यहाँ पे, बस बताना था कि उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब इसकी स्पीड N1 है, इसकी स्पीड N2 है। जब आपको याद होगा कि जब हम 2 गियर पढ़ते थे तो बोलते थे ना, ये जब चक्कर काटेगा और ये जब चक्कर काटेगा तो इसके द्वारा चली गई दूरी इस बिंदु पर दोनों की बराबर होगी निश्चित समय में। तब हम क्या करते थे? N1 2 पाई n, 1 मिनट में चली गई दूरी N1, और इसकी क्या होती थी? N2। ये तो स्पीड बराबर कर दी, लेकिन दूरी बराबर करनी होती थी तो क्या करते थे हम? D1 और ये D2 ऐसे करते थे, मालूम है। तो यहाँ पर भी वही करना है हमें। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये गियर पास में नहीं होकर के दूर भले ही चले गए, लेकिन फंडा तो वही रहेगा कि पट्टा 1 मिनट में या किसी एक निश्चित समय अंतराल में यहाँ पर जितनी दूरी तय करेगा, इधर भी तो उतनी दूरी ही तय करेगा। अब मैं लिख देता हूँ कि पट्टे द्वारा चालक गिरने पर, ठीक है ना, तो चालक पर पट्टे द्वारा 1 मिनट में चली दूरी बराबर चालित, ये ड्राइवर पर पट्टे द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर ड्रिवन पर या फिर चालित पर पट्टे द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। अब देखो N1 तो स्पीड है, लेकिन स्पीड मतलब रोटेशन, एक रोटेशन, और एक रोटेशन अगर मान लो ये 5 रोटेशन करता है तो ये कितना पट्टा कितना दूरी इस पर चल चुका होगा? पट्टा उतने दूरी चल चुका होगा इसकी परिधि गुणा 5। भाई अगर एक ही चक्कर करता तो एक परिधि पूरा लपेट ली, मतलब पट्टे ने 2 चक्कर करता तो 1 मिनट में 2 बार लपेट ली परिधि। अगर n टाइम्स होता तो परिधि गुना n, तो 1 मिनट में चालक पर चली गई दूरी बराबर परिधि इंटू N1। अब इसकी परिधि कितनी होगी हम जानते हैं, 2 पाई r होता है, लेकिन डाया अगर मेरे पास है तो पाई d1 इंटू N1 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से चालित पर परिधि पाई d2 इंटू उसकी दूरी, सॉरी उसकी जो RPM है N2 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चालित बटे चालक। अब चालित क्या है? चालित है मेरा 2 नंबर का, तो N2 बटे चालक मतलब N1, और ये कितना हो जाएगा साहब? N2 बटे N1 आप जब करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास D1 बटे D2। तो मेरा वेलोसिटी रेशियो जो होता है
वो N2/N1 बराबर D1/D2 होता है। ये हम गियर के केस में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी वही होता है। अब ये हमने कब काउंट किया है, मतलब ये कब निकाला है, जब हमने पट्टे की मोटाई को कंसीडर नहीं किया है। यदि आपको कहीं पट्टे की मोटाई T भी दे दी जाती है और अगर आप वो भी कंसीडर करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो N2/N1 कुछ नहीं आएगा, यही आ जाएगा। बस इसमें दोनों तरफ डायामीटर में क्या जोड़ देना, आप पट्टे की थिकनेस जोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो सिंपल सी चीज़ थी वो मैंने बता दिया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई ये ड्राइवर/ड्रिवन जो ये था, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डायामीटर के व्युत्क्रम में आया है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वैसा ही हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिना पट्टे की मोटाई के था, ये पट्टे की मोटाई के साथ। अब एक हमने एग्जांपल दिया था कि आपको कंपाउंड टाइप का अगर ये पट्टे का सिस्टम देखने को मिल जाएगा तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम देख लेते हैं आप वेलोसिटी रेशियो अलग अलग केसेस में अगर जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे। सॉरी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो मेरे पास जो अगला केस है वो है ये एक पुली, ठीक है। इस पुली से मेरे चल रही है, ये दूसरी पुली में चला रहा हूँ इससे, हिसाब आप जोड़ दो इसको, ये ओपन बेल्ट टाइप से, ठीक है। और इस दूसरी पुली से मैं एक और पुली चला रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो है नंबर एक ये है मेरा ड्राइवर चालक पुली है, ये सब इनके सेंटर हैं, ठीक है। अब ये घूम रहा है सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। इसकी आरपीएम है N1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसको घुमा रहा है, नंबर 2 को। नंबर 2 कौन सा, ये वाला अंदर वाला, ठीक है। अब नंबर 2 को ये घुमा रहा है तो नंबर 2 की आरपीएम होगी, उसको मैं N2 बोल दूंगा। अब नंबर 2 जिस शाफ्ट पर है उसी शाफ्ट पर नंबर 3 भी लगा हुआ है, ये नंबर 3। तो नंबर 2 जिस शाफ्ट पर है तो नंबर 2 घूमेगा तो वो शाफ्ट उस आरपीएम से घूमेगी N2, और उसी आरपीएम से मेरा क्या घूमेगा, N3। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि N2 और N3 बराबर है, मतलब दूसरे और तीसरे की आरपीएम बराबर है क्योंकि एक ही शाफ्ट पर लगे हुए हैं। तो अब ये ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे घूमेगा, पट्टा ऐसे घूमेगा, तो ये इसको कैसे घुमाएगा, इसको भी ये सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। अब इसके कारण ये पट्टा कैसे घूमेगा, इधर, और तो ये भी कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो मैं कह सकता हूँ कि सबकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। और हम जानते भी थे ओपन पट्टे के केस में सबकी डायरेक्शन सेम रहती है, ओपन जो बेल ड्राइव होती है उसके केस में। लेकिन ये मुझे याद करना है, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, और इसकी आरपीएम है N4। अब मुझे तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी क्या होती है मेरी, वेलोसिटी रेशियो होता है ड्रिवन की स्पीड अपॉन ड्राइवर की स्पीड। अब यहाँ पे मेरे पास फाइनली ड्रिवन क्या है, मेरे पास फाइनली ड्रिवन है 4 और उसकी स्पीड क्या है N4, और मेरे पास ड्राइवर क्या है, ये बीच के ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर तो ये था N1। तो मुझे निकालना है N4/N1। अब सर N4/N1 कैसे निकालें, देखो हमको 2 के केस में तो पता था ना, ये जब 2 होते हैं, ये 1 और ये 2, तो मैं इतना तो जानता था कि N2/N1 कितना होता था, D1/D2। तो अगर ये दोनों ही होते तो N2/N1 कितना आता, D1/D2 आता। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक काम करो, ये तो आपने लिख लिया 1 और 2 के लिए। अब आप आ जाओ, ये 1 की जगह 3 घूम रहा है और 2 की जगह 4 घूम रहा है। आप उसको ही देखो खाली, इधर वाले सिस्टम को, ये 3 है ये 4 है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि N4/N3 लिख सकता हूँ ना, N4/N3 बराबर D3/D4। वही वाली बात है, वैसे ही लिख रहा हूँ, व्युत्क्रम लिख रहा हूँ मैं खाली डाया का। तो मैं कर सकता हूँ कि सर N4/N3 बराबर D3/D4। इसको बोल दो समीकरण 1, इसको बोल दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा कर लो, देखो क्या आता है। तो मैं लिखता हूँ N2/N1 इंटू N4/N3 बराबर D1/D2 इंटू D3/D4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें ये N3 और ये N2, ये N3 N2 आपस में बराबर है क्योंकि एक ही शाफ्ट पर है, तो बराबर चीज़ है तो ये कट जाएगी। तो मेरे पास क्या आया, साहब N4/N1। मेरे पास क्या आया, N4/N1। ये किसके बराबर आया,
D1 इंटू D3 अपॉन D2 इंटू D4। अब D1 D3 क्या है, देखो ये पहला चालक क्या था मेरा, एक तरीके से देखा जाए तो एक नंबर का चालक 2 को घुमा रहा था, तो ये चालक नंबर 1 था, ड्राइवर 1 था, नंबर 1, तो यहाँ पे ड्राइवर 1, और ड्रिवन 1 था नंबर 2, जो पहली चालित घूम रही थी, जो पहली वाली घिरनी में घूम रही थी किसी के प्रभाव से, वो थी 2 नंबर की। अब 3 और 4 के केस में चालक कौन है, ड्राइवर है 3 और 4 के केस में 3 घूम रहा है और वो 4 को घुमा रहा है, तो ठीक है ना, तो 3 भी एक तरीके से ड्राइवर की तरह एक्ट कर रहा है 4 नंबर के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि इधर दोनों जो ड्राइवर पुलिस हैं उनके जो डायामीटर है उनका गुणनफल बट्टे जो ड्रिवन पुलिस हैं, ड्रिवन पुलिस 2 नंबर 4 नंबर उनका गुणनफल, ये आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही हमने एक केस लिया था ऐसे समझने के लिए कि अगर हमको अलग अलग केसेस में कभी जरूरत पड़ जाएगी तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपका वही वाला फंडा है 2 का, आप उससे आगे बढ़ो जैसे जाते हो जैसे। अब ये फिर से वही है कि जब आपको पट्टे की थिकनेस नहीं थी तो ये नहीं है, अगर आपको पट्टे की थिकनेस भी दे देता तो आप क्या करते, इस D1 में, इस D3 में, इस D2 में, इस D4 में पट्टे की थिकनेस को भी जोड़ देते, तब ये फॉर्मूला क्या आ जाता, D1 प्लस T इंटू D3 प्लस T अपॉन D2 प्लस T इंटू D4 प्लस T। अगर आपको पट्टे की थिकनेस भी दी जाती तो आपका ये फॉर्मूला इस स्वरूप में आ जाता। तो हम वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालना है, क्या होता है, वो देख चुके हैं। अब हम आगे की चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक में मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। तो मित्रों अब हम देखते हैं कि जो बेल्ट ड्राइव होती है वो किस तरीके से काम करती है। देखो अब मैं बेल्ट ड्राइव किस तरीके से काम करती है उसके लिए फिर से हम चित्र बनाते हैं। ये मेरी एक पुली है और ये मेरी दूसरी पुली है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर बिल्कुल बच्चों के लेवल से हम समझें तो अगर ये 2 पुलीज हैं जो 2 बियरिंग पे लगी हैं, सपोज अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं और मैं किसी ढीली रस्सी से इनको जोड़ दूं, अब आप अगर खुद इस रस्सी को खींचेंगे तो केवल रस्सी खींचने में आएगी, क्या ये पुली घूमेगी, क्या दोनों में से एक भी नहीं घूमेगी। अगर थोड़ा भी वेट रखती है तो बिल्कुल कोई लाइट वेटेड मत लेना, थोड़ा भी वेट रखती है तो ये नहीं घूमेगी, खाली आपकी हल्की सी रस्सी घूमती रहेगी। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो मुझे पट्टा लगाना होगा उसमें थोड़ी टाइटनेस होनी चाहिए, उसमें थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से पट्टा ढीला सा नहीं लगा सकता। ठीक है साहब, अब क्या होगा, अब आपने पट्टा लगा दिया, इधर लगा दिया। अब जब आपने पट्टा लगाया तो ये थोड़ा टाइट पट्टा लगाया, तो जो टाइट पट्टा लगाया तो ये जो टेंशन इसमें पहले थी, जब मतलब लपेटने के लिए खींच के लगाया होगा, उसको बोलते हैं हम इनिशियल टेंशन, TI भी बोल देते हैं। कई जगह पे आपको T0 भी देखने को मिलेगा, T0 T0 कुछ भी, हम कुछ भी बोल दीजिएगा। वो जो जब ये कोई भी घूम नहीं रहा लेकिन हमने पट्टा लगा दिया इसको टाइट करके थोड़ा सा, ये इस समय इधर भी इतनी होगी और इधर भी T इनिशियल या फिर T0 कुछ भी बोल दीजिए आप, इधर भी दोनों तरफ पुली में टेंशन क्या रहेगी, समान रहेगी। अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ T0 के लिए, ये क्या था, अब मैंने बस ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि पट्टा लगा दिया और इसमें थोड़ी सी टेंशन है। अब अगर आप दोनों में से किसी एक पुली को भी घुमाओगे ना तो दूसरी पुली घूमेगी, ठीक बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज मेरी 1 नंबर की पुली जो है वो ड्राइवर है, कोई सी भी ड्राइवर हो सकती है, कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ समझते जाओ। सपोज मेरी 1 नंबर की पुली ड्राइवर है और ये घूम रही है क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रही है। तो ये ऐसे घूम रही है तो ये यूं घूमेगी तो इस पट्टे को खींचेगी। साहब इसने ये इधर से पट्टा खींचा, अब पट्टा खींचा तो पट्टा खींचने के कारण ये पट्टा इधर आ रहा है, तो ये पट्टा इसको खींच के लाएगा पूरी पुली को, इस पुली को ये घुमाएगा, इस पुली को ये घुमाएगा, तो मतलब इस पट्टे में टेंशन है, इस पट्टे में दबाव है, इस पट्टे में टेंशन है, तो इसको तो बोलेंगे हम, इधर टेंशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा T1 इस साइड को। ठीक है, अब ये टेंशन क्यों है, क्योंकि जहां से सरफेस इसका स्टार्ट हुआ कॉन्टेक्ट एरिया, वहां से जहां तक कॉन्टेक्ट एरिया खत्म हुआ, यहाँ पे पूरा फ्रिक्शन के कारण ये क्या कर रहा है, पुली नंबर 2 को घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण इसमें क्या होगी, टेंशन आ गई। अब इसमें टेंशन आने के कारण, इस पट्टे में टेंशन आने के कारण क्या होता है, इधर की टेंशन T1 जो पुरानी टेंशन थी उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अब ये जो T2 है, अब ये वाला जो सिरा है, जैसे ही इसने इधर घुमाया, अब ये घुमा के पूरा यहाँ से
अब ये ड्राइवर ने पूरा ये घुमा के यहाँ तक इसको छोड़ दिया। अब ड्राइवर का पूरा ध्यान है कि इस पॉइंट से इसको खींचूं मैं, इस पट्टे को खींचूं। इधर छूटने पे ड्राइवर का कोई एनर्जी नहीं लग रही, पूरी एनर्जी कहाँ लग रही है, इधर। तो इधर इसने पट्टा छोड़ दिया, ठीक है, ड्राइवर ने। इधर ये पट्टा चल रहा है अपने। तो ये पट्टा आमतौर पर आप देखेंगे ये ऐसे नहीं रहता, ये यहाँ पे थोड़ा सा झूला हुआ सा रहता है। और अगर आपको मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है तो आप साइकिल की चेन का उदाहरण सबसे बढ़िया है। आप साइकिल की चेन देखेंगे तो वहाँ पर जब पेडल मारते हैं, साइकिल की चेन का उदाहरण मैं बताऊँ, ये पीछे का पहिया है, ठीक है, और ये चेन लगी हुई है। आप जब इसमें पेडल मारते हैं, पेडल कैसे मारते हैं हम, ऐसे, ठीक है, ये आगे हैंडल है, ये आगे का पहिया है, यहाँ पे आप पेडल मार रहे हैं, ठीक है, ये पेडल मार रहे हैं इस दिशा में, इस दिशा में, और यहाँ पे पीछे का पहिया लगा पड़ा है। तो जब आप साइकिल चला रहे होंगे तो आप इसको मारेंगे तो ये वाली चेन तो टाइट रहती है क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये वाली चेन क्या होती है, ढीली पड़ी रहती है। कभी हमने हाथ से भी लगा के देखा, इसमें ढीलापन महसूस नहीं होता, इसमें होता है। लेकिन वहीं अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे ना तो ये भी ढीली हो जाती है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि चालक जिस तरफ से खींच रहा होता है वो टाइट साइड होती है, और जिस तरफ से उस चेन को या पुली को छोड़ा जाता है वो स्लैक साइड होती है, ढीली साइड होती है। तो ये वाला जो यहाँ पर की जो ये बेल्ट होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी लूज होगी, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस साइड की तुलना में इधर जो टेंशन होगा वो कम होगा। इधर T2 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, T2 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल दिया। तो ये वाली कौन सी है मेरी, टाइट साइड, और इसको बोलते हैं स्लैक साइड। ये ढीली साइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। टाइट साइड, स्लैक साइड हो चुकी है हमारी। अब इस प्रकार से मेरी पुली चलती है। अब अगर आप समझ सकते हैं, अगर इस पुली की डायरेक्शन ऐसे ना हो करके ऐसे होती तो ये पुली इसको खींच रही होती तो ये टाइट साइड हो जाती, ये ढीली साइड हो जाती। समझ में कोई व्यवधान नहीं है। इसी प्रकार से अगर ये क्रॉस भी होती, क्रॉस पुली भी होती तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे चल रही है तो इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, तो ये वाली साइड जो होगी ना ये टाइट साइड होगी। और ये कैसे घूमेगा साहब, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जाने के कारण ये ऐसे घूमेगा। और ये वाली साइड जो होगी ये क्या सी होगी, ढीली साइड होगी, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को समझो आप क्या होगा। अब जो ये खींच रहा है पट्टा नंबर 1 के, मतलब एक घिरनी पर लिपटे के कारण जो पट्टा दूसरे नंबर की घिरनी को घुमा रहा है, वो कैसे घुमा रहा है, क्योंकि इतने एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसका सरफेस कांटेक्ट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन था, भाई पट्टा खींचना चाहता है लेकिन पट्टा किस पर चिपटा हुआ है, पट्टा चिपटा हुआ है कि मेरी जो पुली की सरफेस पर। अब पुली की सरफेस और इस पट्टे के मध्य क्या है, घर्षण है। तो पट्टा तो आगे आना चाहता है लेकिन घर्षण उसको आगे नहीं जाने देता। तो पट्टा क्या करता है, इस घर्षण के कारण पुली को ही आगे ले आता है। ऐसे ही तो घूम रही है मेरी पुली। भाई आप समझो कि ये आपकी पुली है, ठीक है, और ये यहाँ पर इस पर लगा हुआ है पट्टा। अब मैं खींच रहा हूँ पट्टे को, तो पट्टा तो आगे जाना चाहता है लेकिन इन दोनों के मध्य में क्या है, घर्षण है, फ्रिक्शनल सरफेस है। तो इन दोनों को, इसको छोड़ना नहीं चाहती फ्रिक्शनल सरफेस फटाफट। तो क्या करता है, पट्टा अपने साथ साथ पुली को भी ले आता है और पुली मेरी घूम जाती है। लेकिन कभी मान लो 2 नंबर पर लोड बहुत ज्यादा है, मतलब 2 नंबर की पुली को घुमाना आसान नहीं है, उस पर लोड बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा साहब कि उस पर लोड बहुत ज्यादा है, तो पट्टा इधर से खींच रहे हैं तो पट्टे को तो खींचना ही है, लेकिन वो 2 नंबर की पुली को घुमाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो फ्रिक्शन भी कब तक काम करेगा, भाई फ्रिक्शन की भी तो एक लिमिट होती है ना। उस लिमिट के बाद अगर फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि पुली 2 तो घूम नहीं पा रही और 1 नंबर घुमाने से रोकेगा नहीं, वो तो पट्टे को खींचेगा ही सही। तो पट्टा क्या हो जाता है, अकेला ही खिंच जाता है, अकेला ही खिंच जाता है। तो ये बिना पुली को घुमाए जो पट्टा खुद खिंच गया, इसको बोलते हैं हम स्लिप। क्या बोलते हैं, इस घटना को स्लिप बोलते हैं, मतलब पट्टे का स्लिप हो जाना। ये आपने कई जगह देखा भी होगा, आटा चक्कियों में तो बड़ा कॉमनली दिख जाता है स्लिप होता हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये मेरी पुली रुकी हुई है और पट्टा स्लिप खा रहा होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पुली घूम रही है, पुली घूम रही है, लेकिन पुली घूम रही है और पट्टे की रफ्तार ज्यादा है। तो पट्टा क्या करेगा, जो पुली है उसकी रफ्तार से तेज चलेगा। तो मतलब पट्टा अभी स्लिप तो हो रहा है ना, ये ऐसे तो नहीं घूम रहे ना दोनों साथ में, स्लिप तो हो ही रहा है, तो ये स्लिप होता है। अब स्लिप होने के कारण क्या होता है, स्लिप होने के कारण दोनों का वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो बदल जाता है। बदल कैसे जाता है भाई, मैंने क्या बोला था कि इन दोनों में वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, n2/n1,
ये होना चाहिए। लेकिन N2/N1 कब हमने निकाला था? जब दोनों के द्वारा, पट्टे द्वारा दोनों पर 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर थी। अब इस पर तो पट्टा रगड़ के चल रहा है, लेकिन उस पर पट्टा फिसल के चल रहा है, तो एक तरीके से पट्टा घूम के आया, लेकिन ये बिंदु जो पट्टे के साथ चलना चाहिए था वो तो कहीं पीछे छूट गया ना। तो पट्टे द्वारा उस पर चली गई दूरी, मतलब उसको घुमाया हुए राउंड उतने नहीं दिए, तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है? कांस्टेंट नहीं रह पाता। इसीलिए मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव टाइप की ड्राइव नहीं है, जहां पर वेलोसिटी रेशियो मुझे कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है वेग अनुपात, वहां पर मैं इसे काम में नहीं ले सकता। उसका कारण क्या है? स्लिप। अब ऐसा नहीं है कि स्लिप हमेशा चालित घिरनी पर ही होगा, चालक घिरनी पर भी होता है, ठीक है ना। चालक घिरनी पर कैसा होता है कि सपोज मान लो आप यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है फ्रिक्शन इतना अच्छा है कि वो पट्टे को छोड़ ही नहीं रहा आने के लिए, ठीक है ना। मतलब वो पट्टा अकेला भाग ही नहीं पा रहा, इतना बढ़िया फ्रिक्शन है। तो और इस घिरनी पर फ्रिक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा? घिरनी जो 1 नंबर की घिरनी है या पुली है उसको तो घूमना ही है। अब वो घूमेगी तो वो पट्टे को भी घुमाना चाहती है, लेकिन अगर पट्टा तो तब घूमे ना बेचारा जब वहां से आना चाहे। अब ये घिरनी 2 पर इतना गजब का फ्रिक्शन है कि वो पट्टे नंबर 1 को एक तो फिसलने नहीं दे रहा, स्लिप नहीं होने दे रहा, प्लस उस पर लोड बहुत ज्यादा है। अब लोड बहुत ज्यादा है तो 2 नंबर की घिरनी को घुमाना आसान भी नहीं है पुली को, तो पुली को नहीं घुमाना आसान, तो पट्टा आ नहीं पा रहा। तो क्या करेगा ये पुली इस पट्टे को खींचना तो चाह रही है। अब आप ऐसे समझो, ये पुली इस पट्टे को खींचना तो चाह रही है, इसको ऐसे घुमाओ। अब ये पुली ऊपर जाना तो चाह रही है, लेकिन ये पट्टा आना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पर लोड ज्यादा और यहाँ से छूट नहीं पा रहा, फ्रिक्शन अच्छा है। तो पुली क्या करेगी? पुली खुद ही निकल जाएगी आगे। तो इस केस में तो ड्रिवन पे हमने देखा था कि मेरा पट्टा आगे निकल जाता है, लेकिन ड्राइवर पर स्लिप कैसे होती है कि ड्राइवर पर मेरी पुली ही आगे निकल जाती। स्लिप तो हो गया ना भाई, यहाँ पर ये वाला स्लिप हो रहा है ड्राइवर पर, ड्रिवन पे ये हो रहा है, पट्टा आगे भाग रहा है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन तो हो रहा है। तो हमने देखा कि स्लिप यहां पर भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है। तो स्लिप जो होती है, अगर नंबर 1 पर स्लिप हुई तो उसको कई जगह S1 बोल देते हैं, और नंबर 2 पर स्लिप होती है उसको S2 बोल देते हैं। इसको परसेंटेज में शो किया जाता है जब हम इसको मापते हैं, या आपको कहीं कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में ये देखने को मिलेगी, तो इतना % स्लिप ड्राइवर पर, इतना % स्लिप ड्रिवन पर होगी, ऐसा होगा। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। टोटल स्लिप हम बात करें तो टोटल स्लिप S बराबर S1 प्लस S2 जो भी होगा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। उस पर नहीं जाते अभी, वो बात की गणनाएं हैं। 1 नंबर 2 नंबर। अब मैं उस बात पर आ जाता हूं एक बार के लिए कि सर ये स्लिप वाली घटना क्यों हुई। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के और सरफेस के मध्य कोई ना कोई घर्षण है। तो यहाँ पे घर्षण गुणांक कितना है? म्यू का कोई ना कोई मान होगा 0.25 या कुछ भी। अब उस म्यू के कारण अगर इसका वेट m है, मास इसका m है, तो इसका वेट कितना लगेगा साहब? इसका वेट लगेगा mg। अब mg वेट लगेगा तो mg वेट के कारण इसकी प्रतिक्रिया भी कितनी आएगी? mg, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स F का मान होता है म्यू इंटू n। म्यू मतलब घर्षण गुणांक और n मतलब कितना? n मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं सीधा सीधा बोल लूं कि आप ले लो कि ये 10 किलो का है, अब ये 10 kg का है, तो g का मान अगर मैं 10 लूं तो इसका वेट कितना हो गया साहब? इसका वेट हो गया 100 न्यूटन। तो प्रतिक्रिया भी कितनी आएगी साहब? प्रतिक्रिया भी आएगी 100 न्यूटन। अब प्रतिक्रिया 100 न्यूटन आई है और म्यू का मान आप ले लो 0.25। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? 0.25 इंटू 100, मतलब 25 न्यूटन के आया मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आया। FR लिख दूं। अब फ्रिक्शन फोर्स कब काम करता है? आप देखो, बस मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स आ गया मेरे पास 25 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा? अभी थोड़ी काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स ये डब्बा पड़ा है, नहीं काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा? जब आप मोशन कराना चाहोगे, रिलेटिव मोशन। अब सपोज मान लो मैंने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ये डब्बा हिलेगा क्या? ये डब्बा नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस दिशा में गति कराना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स? 25 न्यूटन नहीं, 5 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस है ना, हिला ही नहीं, इधर से उधर गया ना उधर से उधर गया, मतलब परिणामी 0 है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है? इधर से आप ले लो फ्रिक्शन फोर्स, इधर तो आप ले लो फ्रिक्शन फोर्स, इधर आप ले लो अप्लाइड फोर्स।
F बोल देता हूँ। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाइड करते जाते हो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी उसी लिहाज से बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है आपका लिमिटिंग, और इसको ही हम बोलते हैं म्यू1। और इसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स अचानक से कम हो जाता है और फिर कांस्टेंट बना रहता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है या फिर मूविंग फ्रिक्शन आ जाता है, तो इसका मान है म्यू1। तो इससे कम, ये जो म्यू1 वाली वैल्यू है ना, इससे कम पॉइंट बल लगाने पर फ्रिक्शन फोर्स का मान हमेशा उस बल के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो अगर आप 5 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी कितना 5 न्यूटन, अगर आपने 15 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना 15 न्यूटन, अगर आपने 20 न्यूटन का बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना 20 न्यूटन, अगर आपने 25 न्यूटन का बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना 25 न्यूटन। लेकिन अगर आपने 26 न्यूटन का बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसकी एक वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना रह जाएगा 25 न्यूटन, और ये अब एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे, ये रिजल्टेंट 26 माइनस 25 1 न्यूटन इधर आ जाएगा, और ये 1 न्यूटन क्या करेगा, इसको हिला देगा डब्बे को। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एक्सीड होने के बाद आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है। उसी तरीके से अगर इसमें लोड ज़्यादा है, जो शाफ्ट नंबर पुली नंबर 2 पर जो शाफ्ट लगी हुई है, सपोज उसको घुमाना आसान नहीं है, उस पर लोड ज़्यादा है, तो क्या करेगा आपका यहाँ पे ये सरफेस पे फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है ना, इस सरफेस पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, प्लस आपने पट्टे को टाइट लगाया हुआ है, टाइट लगाया हुआ है मतलब उस पर कोई ना कोई रिएक्शन मिल रही है आपको N, तो इस फोर्स के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, ये रिएक्शन है, ये कितना आ जाएगा म्यू1, आगे पिक्चर में म्यू1। अब ये म्यू1 जो होगा उसकी भी तो एक लिमिटिंग वैल्यू होगी। अब आप इस पट्टे को ऐसे घुमाना चाहते हो, ऐसे खींचना चाहते हो, अब जब आप इस पट्टे को खींचना चाहते हो और ये पुली नहीं खींचना चाहती, तो तब तक तो ये क्या करेगा, अगर इसकी वैल्यू कम है, सपोज ये लिमिटिंग फोर्स यहाँ पे वही ले लेते हैं हम 25 न्यूटन आ गया, तो आप 20 न्यूटन से खींचोगे नहीं खींचेगा, 30 न्यूटन खींचोगे नहीं खींचेगा, लेकिन ये भी नहीं घूम रही पुली भी अभी। लेकिन अगर आपके द्वारा खींचे गए फोर्स का मान अचानक से 26 न्यूटन हो गया और फ्रिक्शन फोर्स कितना था यहाँ पर 25 न्यूटन था, तो क्या करेगा, ये 26 तो एक एक्सीड हो गया ना, तो ये पट्टे को खींच लेगा, ये यहाँ के फ्रिक्शन को ओवरटेक कर लेगा, और इसके कारण ये जो घटना होगी इसका खींचकर आना पट्टे का, ये क्या कहलाता है, स्लिप। वही घटना इधर भी होती है ड्राइवर पर तो क्या होता है, पुली आगे निकल जाती है, और ड्रिवन पर क्या होता है, पट्टा आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये घटना क्यों होती है, ये घटना तब होती है जब आपका T1 और T2 के मध्य, T1 क्या है, टाइट साइड में मेरे जो टेंशन थी रोप की या बेल्ट की वो, और T2 क्या था, स्लैक साइड में मेरे जो बेल्ट की टेंशन थी, उन दोनों के मध्य अंतर जब अधिक हो जाता है तो वो फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड करते हुए, उसको ओवरटेक करते हुए, उससे ज़्यादा होते हुए क्या करता है, पट्टे को खींच लेता है, स्लिप करवा देता है, ठीक है ना। तो स्लिप का कारण क्या है, इन दोनों के मध्य अंतर अधिक हो जाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लिप का कारण पढ़ चुके हैं। अब देखो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है साहब, हमने वेलोसिटी रेशियो क्या पढ़ा था, हमने वेलोसिटी रेशियो पढ़ा था VR बराबर सर होता है N2/N1, दूसरे की स्पीड बटे पहले की स्पीड। अब मैंने इतना तो बता दिया कि साहब अगर S मतलब इसमें स्लिप हो रही है तो स्लिप के कारण वेलोसिटी रेशियो में फर्क पड़ेगा और उसमें कमी आएगी, ये मैंने बता दिया, क्योंकि घिरनियाँ ये पुलिस उतनी रफ्तार से नहीं घूम पाएगी क्योंकि स्लिप हो रही है। अब मान लो ये 100% है, ये कितनी है मेरी 100% है, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर वो जो कमी आई उस कमी को मैं इसमें से माइनस कर दूं, उस कमी को क्या करूं, मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो अब जो वेलोसिटी रेशियो रहेगा वो आ जाएगा स्लिप के केस में। तो वो क्या रहेगा, सपोज मेरा स्लिप है वो है S%, कितना है S%, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बटे में 100 लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है सर। अब N2-N1 ये तो जैसे बोलते हैं ना, कोई जैसे किसी ने बोला साहब 5% क्या है, स्लिप है, तो 5% स्लिप है, तो स्लिप के कारण 5% वेलोसिटी रेशियो में कमी हो जाएगी, तो वेलोसिटी रेशियो कितना बचा, 95 बता। 95 कैसे निकाला हमने निकाला 100-5 निकाला। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखता तो मैं अगर इसको मैं ऐसे कर देता कि 5/100, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना 1-5% लिख सकता था। तो इसी को मैं बोलने जा रहा हूं कि ये 5/100 वाली जो बात आई है ना भाई, 95 कैसे आया मेरा, यहीं से तो आया 95। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1 - S/100, जहां S क्या है, S मेरा स्लिप है, स्लिप कितना हो रहा है, और S की वैल्यू काई में दी हुई है, S की वैल्यू प्रतिशत में दी हुई है। आप यहाँ पे रखो, जैसे 20% स्लिप हो रहा है तो 20/100,
ठीक है, 0.2 आएगा, एक में से माइनस होएगा 0.8 आएगा, तो 0.8 वेलोसिटी रेशियो बचेगा, जो एग्जैक्टली होना चाहिए था उसका 0.8 बचेगा। अब ये वेलोसिटी रेशियो मैंने आपको बोला था, अगर 1 पे स्लिप हो रहा है तो उसको S1 के रूप में दे देगा, 2 पे स्लिप हो रहा है तो उसको S2 के रूप में दे देगा, तो टोटल स्लिप कितना आ जाएगा S1 + S2। भाई इस पे स्लिप हो रहा है तो वो भी वेलोसिटी रेशियो घटाएगा, इस पे स्लिप हो रहा है वो भी वेलोसिटी रेशियो घटाएगा, दोनों पे हो रहा है तो दोनों घटाएंगे, तो दोनों का इंपैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, स्लिप क्या होता है, स्लिप क्यों होता है, क्या होता है पट्टे का फिसलना या फिर अपेक्षित गति होना घिरनी एवं पट्टे के मध्य कारण, ठीक है, वो क्या होता है, स्लिप होता है। क्यों होता है, जब T2 और T1 के मध्य अंतर अधिक हो जाता है तो वो फ्रिक्शन को ओवरटेक कर जाता है, जब लोड अधिक होता है तो इस कारण से क्या होता है, मेरा स्लिप की घटना होती है। इंपैक्ट क्या पड़ता है, मेरा वेलोसिटी रेशियो बदल जाता है, और वेलोसिटी रेशियो बदल के कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्लिप के साथ साथ एक चीज और देखते हैं, जब ये स्लिप वाली घटना होती है ना, तो इस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे। देखो, अगर ये पट्टा इस पुली के साथ ऐसे चल रहा था बिल्कुल साथ में, जब स्लिप नहीं हो रही थी 100%, तो इनमें कोई रिलेटिव मोशन हो रहा था क्या, रगड़ हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी ना। तो रगड़ नहीं हो रही थी तो कोई वियर टियर नहीं हो रहा था। लेकिन जब स्लिप हो रही है तो इनमें घर्षण हो रहा है, ये घिस रहे हैं, तो वियर टियर बढ़ जाएगा, ये मेरी बेल्ट जल्दी खराब होगी, पट्टा जल्दी खराब होगा। वियर टियर बढ़ गया ना, अब ये रगड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को, हो सकता है घिरनी पे भी थोड़े निशान पड़े। तो अगर आपको कहीं पे अगर घिरनी आए और उन पे आपको स्क्रैचेस नजर आ जाए ना, आप समझ जाओ इसमें स्लिप होती है। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, स्लिप नहीं होती होगी, तो आपको इस पे स्क्रैचेस नजर नहीं आएंगे दोनों पुलियों पर, लेकिन स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, मतलब पट्टा फिसल फिसल के भागता है। ठीक है, एक घटना तो ये कि वियर टियर बढ़ेगा, वियर टियर बढ़ने से जल्दी हमारी इसकी लाइफ कम हो गई पट्टे की, जल्दी हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये कि जब स्लिप की घटना ज़्यादा होती है, तो स्लिप की घटना ज़्यादा होने पर ये जो पट्टा फिसलता है ना, देखो कोई भी चीज़ जाती है ना, जब अपेक्षित गति होती है तो कई बार क्या सामान्यतः वो शोर भी पैदा करती है, आवाज़ भी करती है। आवाज़ कम होती है तो हमें सुनाई नहीं देती। भाई अगर मैं यहाँ पे ये हाथ चलाऊँ, हाथ की आवाज़ आई, डस्टर की आवाज़ आई, तो पट्टा जब उस पर चलेगा तो आवाज़ भी आएगा, तो नॉइज क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, नॉइज क्रिएट होती है। अब इस नॉइज का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। बारिश के दिनों में जो व्हीकल्स होते हैं हमारे 4 व्हीलर वगैरह, उनमें अचानक से बेल्ट की आवाज़ आने लग जाती है। वो बेल्ट की आवाज़ क्यों आने लग जाती है, उसका एक कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है हवा के अंदर, और पानी भी कहीं ना कहीं से गाड़ी निकली, नीचे से खड्डे में से पानी आ गया। अगर इन पुलियों के मध्य, दोबारा से मैं बना देता हूँ चित्र को, ये 2 पुली हैं, ये पट्टा लगा पड़ा है। अगर इन पुलियों के मध्य मान लो यहाँ पे पानी आ गया, या मॉइस्चर के कारण ये थोड़ी सी गीली हो गई, अब गीली हो गई या नीचे से पानी आया, छींटे लग गए, तो यहाँ पे पानी आ गया। पानी होने के कारण क्या हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू कम होगी, घर्षण का मान कम हो गया। अब ये पट्टे में फिसलन शुरू हो गई। अब ये फिसलन शुरू हो गई मतलब स्लिप शुरू हो गई, स्लिप शुरू हो गई इसलिए मतलब आवाज़ शुरू हो गई। तो बारिश के दिनों में आपको 4 व्हीलर में एक बहुत सामान्य सी आवाज़ देखने को मिलती है, च्यों बेल्ट की आवाज़। वो क्यों आती है, स्लिप होने के कारण आती है। तो जहाँ जहाँ स्लिप होगा मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी पट्टे की, ठीक है, और आपको स्क्रैचेस नजर आ जाएंगे पुलिस पे, और साथ ही साथ आवाज़, नॉइजी ऑपरेशन जो होगा मेरा नॉइजी हो जाएगा। तो स्लिप के बारे में हम कंप्लीट चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं जो हमारी अगली टर्म है कि क्रीप ऑफ बेल्ट। क्रीप ऑफ बेल्ट क्या होता है, देखो क्रीप ऑफ बेल्ट वही चीज़, वहीं से शुरू करेंगे। ये एक ड्राइवर, एक ड्रिवन, ये बेल्ट आ गई घूमकर। अब अगर ये ऐसे घूम रही है, नंबर 1 है, और ये ऐसे घूम रही है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे घूमेगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चालक है, चालित है, ड्राइवर है, ड्रिवन है, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। ये टाइट साइड है, इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2। ठीक है, अब ये क्या है, मेरी टाइट साइड। मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग। ये टाइट साइड और ये है स्लैक साइड, ठीक है ना, ये ढीली वाली साइड है। अब क्या होगा साहब, इसमें आप देखो इसमें क्या होता है, ये जो चालक इस पट्टे को खींच रहा है, तो हमने देखा था कि पट्टे द्वारा 1 मिनट में इधर तय की गई दूरी इस पुली पर और इधर तय की गई दूरी बराबर होनी चाहिए। पट्टा तो एक ही ना जो वही घूम रहा है, मतलब 1 मिनट में पट्टा यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से पट्टा जितनी दूरी तय कर रहा है, इस पॉइंट से भी उतनी दूरी तय कर रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि 1 मिनट में दोनों पुलियों पर तय की गई दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पट्टा तो वही है। तो क्या होगा साहब, अब जब इधर टेंशन ज़्यादा है, तो इधर की साइड का ये वाली जो
इतना स्पान है, या फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पान है, इस स्पान में क्या है, मेरा टेंशन ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से खींचा हुआ है। तो हमने मोस्ट में पढ़ा है कि अगर आप किसी को खींचते हो तो उसमें जो उसका यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिक कांस्टेंट है, उसके अनुसार उसकी लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसमें मान लो इतनी बढ़ोतरी हो गई। वैसे ही अब क्या हो जाएगा साहब, इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी मतलब ये ढीली नहीं हो जाएगी, मतलब कम लंबाई का पट्टा भी तेज लंबा खिंच जाएगा, ज्यादा खिंच जाएगा, रहेगा टाइट। इतनी लंबाई का पट्टा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इससे ज्यादा का होना चाहिए था, लेकिन इतनी लंबाई में इससे कम लंबाई का पट्टा समाहित हो गया क्योंकि वो खिंच चुका है। तो मतलब यहाँ पर जो पट्टा कीनों ने खींचा है, जितनी लंबाई का आना चाहिए था उससे कम लंबाई के पट्टे ने उसकी आकृति ले ली। मतलब जो इधर एक्सपेंशन हुआ वो एक्चुअल लंबाई इधर आ नहीं पाई। सपोज यहाँ पर L लंबाई का पट्टा आना था, लेकिन आया कितना, L माइनस डेल L का, जो L लंबाई के पट्टे का काम कर रहा है। मैं बराबर नहीं लिख रहा, लेकिन बराबर आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि L लंबाई का पट्टे का जो काम कर रहा है उसकी एक्चुअल लंबाई कितनी थी, L माइनस डेल L, लेकिन उसमें एक्सपांशन हो गया। तो ये जो डेल L है वो बचा, खींच कर नहीं आ पाया। वो कहाँ बचा हुआ है, वो डेल L यहाँ पर बचा हुआ है। तो इधर वैसे ही साइड ढीली थी, थोड़ा पट्टा इधर और आ गया, मतलब ये साइड ढीली हो गई। अब देखना, अगर ये इधर L लंबाई का पट्टा छोड़ता है तो इसकी ये उम्मीद रखता है कि मैं इधर से भी L लंबाई का पट्टा खींचूं, लेकिन जब ये L लंबाई का पट्टा खींचता है अपना ड्राइवर, लेकिन खींचने में कितना आता है, L माइनस डेल L, L माइनस डेल L। तो ये जो छोटा सा पट्टे का अंतर है ना, ये अंतर भी वेलोसिटी रेशियो में अंतर पैदा करता है, ठीक है ना। तो इस घटना को क्रिप कहते हैं। इस घटना को क्रिप क्या कहते हैं कि टाइट साइड में और स्लैक साइड में जैसे आपस में इनमें अंतर है, तो ये जो पट्टे का फैलाव और ये होता है, इसके कारण जो अपेक्षित गति होती है ना, इस घटना को क्रिप कहते हैं। समझाना था, मैं समझा चुका। जो शब्दों की जो परिभाषा है उसको आप देख लेना। उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्रीप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ विशेष नहीं है। क्रीप क्या होता है, ये होता है, इसका कई गणनाओं में कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ पूछ लेता है कहीं नहीं कि भाई क्रीप कौन सी घटना होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट सिर्फ ये होता है कि ये वेलोसिटी रेशियो को कम कर देता है, प्रभावित करता है, ठीक है साहब। अब हमने क्रीप की भी परिभाषा पढ़ ली। अब हम उन टर्म्स को जान चुके हैं जिन टर्म्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए था। अब हम जो इसका बेल्ट ड्राइव का कैलकुलेशन पार्ट आएगा उसकी ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को तो हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम जो बेल्ट ड्राइव से जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उस ओर बढ़ेंगे। तो तब तक आप इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। कोई अगर आपको असुविधा हो या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय मिलने पर मैं कोशिश करूँगा आपके समस्याओं का समाधान दे पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।